नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर नारेबाजी। आसन के निकट पहुंचे विपक्षी सदस्य। कर्नाटक में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। 4 सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापा। असम में विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर का काम पूरा। मतदाता सूची में जोड़े गए 5,86,000 नए नाम। 2,43,000 नाम कटे। भारतीय रेलवे ने दर्ज की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि। ब्रॉडगेज नेटवर्क का हुआ 99.4% इलेक्ट्रिफिकेशन। डीजल की खपत में आई 62% की कमी। और कड़ी सुरक्षा के बीच बांग्लादेश में संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह। आवामी लीग ने बांग्लादेश में अस्थिरता की चेतावनी दी। चुनाव को बताया हास्यास्पद। और आइए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के बजट सत्र का आज 12वां दिन है। सदन की बैठक आरंभ होने पर पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेनेटी ने प्रश्नकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सदस्य अमेरिका के साथ हुए व्यापारिक समझौते को लेकर नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंचे। उसी वक्त तेनेटी ने विपक्षी सदस्यों के सदन में तख्तियां लाने को लेकर भी आपत्ति जताई। कहा कि ये सदन के नियमों के विरुद्ध है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में नियमों के अनुरूप सब्सटैंशियल मोशन दिया और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता जीवन भर के लिए रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि उनका संबंध विदेशी ताकतों के साथ है और वो वहीं से फंडेड हैं। की सदस्यता रद्द करने के लिए कि किस तरह से सोरोस फाउंडेशन के साथ, किस तरह यूएसएड के साथ, किस तरह फोर्ड फाउंडेशन के साथ, भारत विरोधी जितनी ताकतें हैं उनके साथ किस तरह से राहुल गांधी जी इस देश को तोड़ना चाहते हैं। देश को तोड़ने वाली जितनी शक्तियां हैं उनके साथ विदेशों में, चाहे वो कंबोडिया जा रहे हों, चाहे वो वियतनाम जा रहे हों, चाहे वो थाईलैंड जा रहे हों, चाहे वो बहरीन जा रहे हों, चाहे अमेरिका जा रहे हों, जो भी भारत को तोड़ने वाली ताकतें हैं उन सबों को जो है सोरेस फंडेड पैसे के साथ, सैम पित्रोदा के साथ मिलकर ये देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए और जिंदगी भर के लिए उनको चुनाव लड़ने से डिबार कर दिया जाए। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। संजय जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति राहुल गांधी की बयानबाजी को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास को याद दिलाते हुए कहा कि 2010 में शर्म अल शेख समझौते के दौरान कांग्रेस ने आतंकवाद और व्यापार को एक साथ रखने की डरपोक नीति अपनाई थी। कांग्रेस का समझौता को माननीय प्रधानमंत्री रिफ्यूज नहीं करते तो यहाँ के किसी गरीब को 1 किलो अनाज भी मुफ्त में नहीं मिलता। यह वही कांग्रेस की सरकार है जो 2000 जम्मू कश्मीर का ईपीएफओ का पेरोल बताते हैं सर। 1,60,000 नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में होना ये बहुत बड़ा बात है। ऐसे ही बहुत ज्यादा उद्योग देने वाले एक क्षेत्र है सर एमएसएमई। कृषि के बाद एमएसएमई देश में बहुत बड़ा संख्या में उद्योग देते हैं। अभी उसको हम फॉर्मलाइजेशन में लाने के लिए। तो आपने देखा कि राज्यसभा में इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके थे और राज्यसभा में इस वक्त जो संसद की कार्यवाही है वो लगातार जारी है। लेकिन संसद में विपक्ष का हंगामा भी है और आज फिर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसान संगठन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल और भारत से कर्नाटक के नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने खुद को अलग कर लिया। संगठन के अध्यक्ष वी वेंकटेश ने साफ किया कि इस हड़ताल के पीछे सिर्फ राजनीति है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए सभी श्रम सुधार मजदूरों के हित में हैं। All the unions are we supporting to the central government. Whatever the code as introduced by new 4 wage code, we are welcome about wage code. Whatever the more Narendra Modi ji and Manish Mandav ji and regarding of the Labour Secretary Vandana Gurna ji, I am welcome to the whatever new codes. In favor of the workers only, this code has introduced. We are searching the new code. The maternity benefit, we want to go for the state government. And same thing, Payment Wages Act, we want to go to file a case in the state government. But in this code, now we can file a case in the central government itself, whatever the central government is. लोकायुक्त के अधिकारियों ने आज कर्नाटक में 4 सरकारी अधिकारियों से जुड़े कई परिसरों पर एक साथ छापेमारी की। लोकायुक्त के अनुसार कथित अनियमितताओं की जांच के तहत बेंगलुरु, दावणगेरे और धारवाड़ स्थित इन अधिकारियों की संपत्ति की तलाशी ले गए, जिन अधिकारियों की जांच की जा रही है। उनमें बेंगलुरु स्थित कर्नाटक आवासीय शिक्षा संस्थान के अधीक्षक अभियंता HM जनार्दन और दावणगेरे स्थित बेस्कॉम के सहायक कार्यकारी अभियंता सिविल अर्जुन RH शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए बहुचर्चित लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने कहा कि 35 वर्षीय आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। जांच में स्पष्ट हुआ कि रविवार को पौष वालटोली इलाके में हुई इस दुर्घटना के समय तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा ही वाहन चला रहा था। पुलिस ने उस व्यक्ति के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया जिसने खुद को डमी ड्राइवर के तौर पर पेश कर आरोपी को बचाने की कोशिश की थी। गौरतलब है कि 10 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाली इतालवी लग्जरी स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी रिवाल्टो ने अनियंत्रित होकर कई पैदल यात्रियों और वाहनों को टक्कर मार दी थी। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मैसेज 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 डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क का अब 99.4% विद्युतीकरण पूरा हो चुका। इस बड़े बदलाव के कारण डीजल की खपत में 62% की प्रभावशाली कमी आई। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 की तुलना में 2024-25 में रेलवे ने 178 करोड़ लीटर डीजल की बचत की। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के इस दौड़ में अब तक देश के 25 राज्य और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का गौरव हासिल कर चुके हैं, जो भारतीय रेलवे को दुनिया के सबसे बड़े हरित परिवहन नेटवर्क के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। आर्य समाज के संस्थापक और महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की आज जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर किए अपने पोस्ट में स्वामी दयानंद सरस्वती को नमन करते हुए लिखा,
महान संत और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। प्राचीन भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के तर्कसंगत स्वरूप का प्रसार करते हुए उन्होंने संपूर्ण समाज को और देश की शिक्षा पद्धति को अमूल्य दिशा निर्देश दिया। उनके द्वारा स्थापित आध्यात्मिक और शिक्षण संस्थानों से हमारा देश लाभान्वित होता रहा और सदैव होता रहेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए सभी देशवासी भारत को वैश्विक पटल पर अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने का संकल्प जो है उसे लेकर जीवन में आगे बढ़ें। वहीं आर्य समाज के संस्थापक और समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती की आज जयंती है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने महर्षि दयानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, माँ भारती की सेवा में आजीवन समर्पित रहे महर्षि दयानंद सरस्वती जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और परंपरा की समृद्धि के लिए अतुलनीय योगदान दिया। सामाजिक सुधार के उनके प्रयास देशवासियों के लिए प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने पाखंड, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, जाति प्रथा का विरोध किया, साथ ही साथ विधवा विवाह का समर्थन भी। वेदों के महत्व को स्थापित कर सुधारवादी विचारों पर आधारित आर्य समाज की स्थापना की। आज उस महापुरुष की जन्म जयंती पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 19वीं शताब्दी में जब हम अपनी संस्कृति और आस्था को पश्चिमी संस्कृति के सामने कमतर समझते थे, तब एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिन्होंने हमें आत्मसम्मान और पुनर्जागरण का मार्ग दिखाया। वे महापुरुष थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 12 फरवरी 1824 को गुजरात में जन्मे स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा से लेकर समाज के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत काम किया और इसी कारण सन्यासी योद्धा कहलाए। वे स्वामी जी ही थे जिन्होंने स्वराज का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। स्वामी जी हमेशा अपने उपदेशों के जरिए युवाओं को देश प्रेम और देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने की प्रेरणा देते रहे। उन्होंने जीवन भर हिंदी भाषा का प्रचार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मकसद देश में रूढ़ियों, कुरीतियों, आडंबरों, पाखंडों से मुक्त एक नए स्वर्णिम समाज की स्थापना करना था। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और लोगों को वेदों की महत्ता के बारे में बताया। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को फिर से हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। हिंदू समाज को इससे नई चेतना मिली और अनेक संस्कारगत कुरीतियों से छुटकारा मिला। दयानंद सरस्वती एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने जातिवाद और बाल विवाह का विरोध किया और नारी शिक्षा के साथ ही विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। समाज सुधार के साथ ही दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए। उन्होंने ही कहा कि भारत भारतीयों का है। उन्होंने अपने प्रवचनों के जरिए भारतवासियों को राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित किया। दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा को अपनाया। उनकी सभी रचनाएं और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखा गया। सत्यार्थ प्रकाश विश्व भर में व्याप्त बुराइयों और चमत्कारों को चुनौती देने वाला सबसे पहला ग्रंथ है। दयानंद सरस्वती धार्मिक संकीर्णता और पाखंड के घोर विरोधी थे। वे सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार के निर्भीक योद्धा थे। उन्होंने शैक्षिक और सामाजिक सुधार, विशेषकर महिला सशक्तिकरण और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रभावशाली उपाय किए। उनका कार्य आज भी भारतीय समाज और पूरे विश्व के लिए बेहद प्रासंगिक है। दरअसल 19वीं सदी के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में दयानंद स्वयं एक आंदोलन थे। शिक्षा का प्रसार, कुप्रथाओं और कुरीतियों का निवारण, स्त्री और पिछड़ों की शिक्षा, स्वदेशी राष्ट्रीयता का विकास, रूढ़िवादिता को खत्म करने और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए जो ठोस काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने 150 वर्ष पहले किया, वो आज तक कोई व्यक्ति या संगठन नहीं कर पाया। 30 अक्टूबर 1883 को भारत के इस दूरदर्शी और क्रांतिकारी समाज सुधारक का निधन हो गया। दयानंद जितने प्रासंगिक 19वीं सदी में थे, उतने ही प्रासंगिक हर युग और हर खंड में रहेंगे। कारण विज्ञान और तकनीक चाहे जितनी उन्नति कर ले, मनुष्य की धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की भावभूमि वही रहेगी जो अनादिकाल से चली आ रही है
और जो अनंत काल तक चलती रहेगी। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने महान व्यक्तित्व एवं विलक्षण प्रतिभा की वजह से जनमानस के हृदय में आज भी विराजमान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा मददगार होने वाला है। एआई में भारत अब दुनिया की अगुवाई करने की तैयारी कर रहा है और इसी मकसद से दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। समिट के तमाम पक्षों और एआई की अहमियत को बताने के लिए इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं, एआई इम्पैक्ट समिट भारत 2026। कृषि क्षेत्र में एआई तकनीक एक नया अध्याय लिख रही है। मौसम की सटीक जानकारी से लेकर मिट्टी परीक्षण, कीट नियंत्रण और बाजार भाव तक एआई तकनीक खेतों को स्मार्ट और सुरक्षित और मुनाफेदार बना रही है। कैसे बदल रही है एआई आधारित भारतीय कृषि की तस्वीर, जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। एआई से सशक्त किसान, एआई से खेती बनी स्मार्ट। भारत की विकास यात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक परिवर्तनकारी ताकत के रूप में उभरा है। ये नागरिकों को सशक्त करने के साथ ही खेती किसानी को भी बेहतर बना रहा है। इसकी मदद से न केवल फसल उत्पादन क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि खेती की लागत भी काफी कम हुई है। एआई के क्षेत्र में सरकार के सकारात्मक प्रयासों का नतीजा है कि खेती अब केवल परंपरागत तरीकों पर निर्भर न होकर स्मार्ट, कुशल और टेक्नोलॉजी आधारित बनती जा रही है, जिसमें सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसान की यात्रा को आसान, पारदर्शी और लाभकारी बनाने में जुटी है। किसानों की सहायता के लिए कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एआई की तकनीक को तेजी से अपनाया गया है। इससे किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता की जांच, फसल के लिए सही बुवाई समय, मौसम का सटीक पूर्वानुमान, सिंचाई प्रबंधन, कीट और रोग नियंत्रण के साथ बेहतर उत्पादन तकनीकों की जानकारी अपने मोबाइल या डिजिटल डिवाइस पर सटीक प्राप्त हो रही है। कब क्रॉप्स को सो करना है, कभी उन कैसे इरिगेशन करना है, कैसे फर्टिलाइजर यूज करना है और कौन से पेस्ट आ रही हैं, ये सारे फैसले और सारे जो डिसीजंस हैं ये एआई के द्वारा और बेहतरीन हो सकती हैं और उससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री जी ने डबलिंग फार्मर्स इनकम एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया है, ये एआई से हासिल हो सकता है। सरकार की क्रांतिकारी पहल में किसान ई मित्र एआई संचालित चैटबॉट भी अहम भूमिका निभा रहा है, जो किसानों की योजनाओं के साथ मौसम और बाजार की जानकारी 24 घंटे उपलब्ध देने में सक्षम है। ये चैटबॉट 11 भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे किसानों को उनकी मूल भाषा में भी जवाब मिलता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली से किसान कीट प्रबंधन से संबंधित सलाह प्राप्त करके कीटों से होने वाले नुकसान को कम कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार है जिसने एआई का उपयोग किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में, सततता के लिए और आजीविका की सुधार में लाने के लिए करने का फैसला किया है। हमने एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई है। एक है हमारी किसान ई मित्र, और किसान ई मित्र ये आवाज आधारित एआई चैटबॉट है। पीएम किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्याएं हो, किसान अपने सवाल इस चैटबॉट के माध्यम से पूछता है और उसको तत्काल जवाब मिलता है। और ये केवल हिंदी और अंग्रेजी में नहीं है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 11 क्षेत्रीय भाषाओं में किसानों के सवाल का जवाब देने का काम एआई के माध्यम से दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-2027 के आम बजट में भी किसानों को सशक्त बनाने, उन्हें नई तकनीक से जोड़ने और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किसानों के लिए भारत विस्तार नाम से एक नई पहल की घोषणा की है,
जिससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। भारत विस्तार एक बहुभाषी AI सिस्टम होगा जो किसानों को खेती से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी जो किसानों को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। इस पहल से किसानों को सिर्फ खेती की तकनीक नहीं बल्कि बाजार की जानकारी, बीज और उर्वरक से जुड़ी सलाह भी मिल सकेगी। कुल मिलाकर खेती में AI तकनीक गेम चेंजर साबित होने के साथ किसानों को आत्मनिर्भर भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। खबर बांग्लादेश से, जहां आज कड़ी सुरक्षा के बीच संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह के लिए मतदान चल रहा है। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ और शाम 4:30 बजे तक जारी ये मतदान रहने वाला है। ये मतदान 299 निर्वाचन क्षेत्रों के 42,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर हो रहा है। शेरपुर 3 सीट पर एक उम्मीदवार की मृत्यु की वजह से मतदान स्थगित कर दिया गया। निर्वाचन आयोग के अनुसार 12 करोड़ 77 लाख मतदाता मतदान के पात्र हैं। संसदीय चुनावों के साथ साथ मतदाता प्रस्तावित जुलाई चार्टर के तहत प्रमुख संवैधानिक और संस्थागत सुधारों के लिए भी जनमत संग्रह हो रहा है। चुनावों के मद्देनजर लगभग 9,58,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। वहीं 90% से ज्यादा मतदान केंद्रों पर CCTV निगरानी की व्यवस्था की गई। पिछली सरकार को हटाने वाले आंदोलन के लगभग 18 महीनों बाद ये चुनाव बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। वहीं आवामी लीग ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से देश को टूटने से बचाने की अपील की और चुनाव को दिखावा बताया। पार्टी ने कहा कि ये सोची समझी कोशिश सिर्फ आवामी लीग को साइडलाइन करने के लिए नहीं बल्कि इसमें कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल नहीं जो कट्टरपंथी सोच का विरोध करती हैं और एक उदार बांग्लादेश की वकालत भी। दावा किया गया कि आवामी लीग की राजनीतिक सोच से जुड़े लाखों मतदाताओं को जान से मारने की धमकियां, डर और सरकार की तरफ से हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ वोट डालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए ये एक सोची समझी साजिश है। आवामी लीग की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि इन दिखावटी चुनावों के माहौल में भीड़ का आतंक, जिसमें लिंचिंग और बेरहमी से टॉर्चर शामिल है, हावी हो रहा है। जेलें न सिर्फ आवामी लीग के सपोर्टर्स से भरी हुई हैं बल्कि कई पत्रकारों और जो एक्टिविस्ट हैं और एंटी वॉर क्राइम कैंपेनर्स पर झूठे मर्डर चार्ज लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। आवामी लीग सरकार के हटने के बाद अल्पसंख्यकों की हालत पर पार्टी ने कहा, इस मजाकिया चुनाव से पहले लाखों अल्पसंख्यक खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। उन्हें आवामी लीग का सपोर्टर बताकर हत्या और हिंसा के लिए पूरी छूट दी गई। महिलाएं, जो वोटर्स का आधा हिस्सा हैं, एक बुरे भविष्य का इंतजार कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन घटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 6 रिपब्लिकन सांसदों ने उनके द्वारा कनाडा पर लगाए गए टैरिफ को पलटने के लिए मतदान किया। हाउस ने इस प्रस्ताव को 219-211 के वोट से मंजूरी दी। इस मतदान में एकमात्र डेमोक्रेट जॉरेड गोल्डन ने इसके खिलाफ वोट किया। ये काफ़ी हद तक एक सांकेतिक कदम है। ये घटना दुर्लभ है क्योंकि ट्रंप पार्टी पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन हाल ही में स्पीकर माइक जॉनसन और ट्रंप की विधायी टीम इस प्रस्ताव को रोकने में सफल नहीं हो सकी। स्पीकर जॉनसन ने कहा कि ट्रंप इन सांसदों से नाराज नहीं और ये उनकी नीति पर कोई असर नहीं डालेगा। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो ट्रंप के वीटो का सामना करना पड़ेगा। और ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कनाडा ने अमेरिका से व्यापार कई वर्षों से उसका फायदा उठाया और उन्होंने कहा कि टैरिफ अमेरिका के लिए जीत दिलाता है और इसे वैसे ही बनाए रखना चाहिए। ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो भी रिपब्लिकन सांसद टैरिफ के खिलाफ वोट करेंगे उन्हें चुनाव के समय गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें प्राइमरी चुनाव शामिल है। ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ के कारण अमेरिका का व्यापार घाटा 78% तक कम हो गया। डाउ जोन्स इंडेक्स 50,000 के पार पहुंचा। S&P इंडेक्स 7,000 के करीब, जो एक साल पहले असंभव माने जाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ न सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत कर रहा है। और बात क्रिकेट की, ICC T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना नामीबिया से। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। भारत ने अपने पहले मैच में अमेरिका को हराया था, वहीं नामीबिया की टीम को अपने पहले मैच में नीदरलैंड से हार का मुंह देखना पड़ा। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमेरिका के खिलाफ जीत का बिगुल बजाने के बाद अब टीम इंडिया की नजर अपने दूसरे मुकाबले को भी जीतने पर है। टीम का सामना दिल्ली में नामीबिया से है, यानी कि मैन इन ब्लू के पास बेंच स्ट्रेंथ को टटोलने का एक और मौका है।
वैसे इस मुकाबले के लिए अभिषेक शर्मा का खेलना मुश्किल है। ऐसे में संजू सैमसन को मौका मिल सकता है, जिसे वो जरूर भुनाना चाहेंगे। वैसे पिछले मैच में भारतीय टीम की बल्लेबाजी जिस तरह से लड़खड़ाई थी, टीम उसको जरूर दुरुस्त करना चाहेगी। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के साथ ही भारतीय टीम उतरना चाहेगी, जबकि स्पिन डिपार्टमेंट में वरुण चक्रवर्ती और उपकप्तान अक्षर पटेल एक बार फिर से मौजूद दिखाई दे सकते हैं। वहीं नामीबिया की बात करें तो टीम को अपने पहले मैच में नीदरलैंड से हार मिली है। ऐसे में एक और हार टीम की मुश्किलों को बढ़ा देगी। भारत और नामीबिया आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में इससे पहले साल 2021 में भिड़े थे, जहां भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया था। वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत के टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड को देखें तो भारतीय टीम ने यहां 4 मैच खेले हैं, जिसमें 2 में जीत और 2 में हार मिली है। कुल मिलाकर भारत के लिए ये मुकाबला अपनी ताकत और कमजोरी को टटोलने का एक और मौका है। वहीं नामीबिया के लिए खुद के भरोसे को मजबूत करने के रूप में सामने है। कागज पर भारत पूरी तरह मजबूत और फेवरेट टीम नजर आ रही है, लेकिन क्रिकेट हमें बार बार याद दिलाता है कि मैच बड़े नाम से नहीं, प्रदर्शन से जीता जाता है। क्या दिल्ली में डिफेंडिंग चैंपियन भारत एक बार फिर से दमदार जीत दर्ज करेगी या नामीबिया कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? सबकी निगाहें हैं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर। कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।